भैरवपुर गांव की वह रात किसी अपशकुन से कम नहीं थी। पूस के महीने की काली अमावस ने पूरे गांव को अपने काले साए में निगल लिया था। हवाएं इतनी सर्द थीं कि बंद दरवाजों के पीछे भी हड्डियों को गला रही थीं। गांव के आखिरी छोर पर बनी महेश की झोपड़ी में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। भीतर मिट्टी के तेल की एक चिमनी टिमटिमा रही थी। खटिया पर सुमित्रा बेसुध पड़ी थी। उसका शरीर तवे की तरह तप रहा था और सांसें किसी पुरानी धौंकनी की तरह उखड़ रही थीं। महेश उसके सिरहाने बैठा गीली पट्टियां बदल रहा था, पर बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। पास ही उनकी 13 साल की बेटी रिया और 16 साल का बेटा अर्जुन सहमे हुए बैठे थे। सुमित्रा, हिम्मत रख। मैं अभी शहर जाकर डॉक्टर खन्ना से दवाई लेकर आता हूँ। नहीं महेश, आज काला जंगल जाग रहा होगा। अमावस की रात है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आज की रात जंगल से गुजरने वाला इंसान नहीं, सिर्फ उसकी खाली देह वापस आती है। माँ, अगर पिताजी नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भी साथ चलूंगा। मैं अब बच्चा नहीं हूं। नहीं अर्जुन, तुम यहीं रुको। पापा, अगर जंगल में उस छलावे ने आपको घेरा तो 2 लोग होंगे तो एक दूसरे को जगाए रखेंगे। अर्जुन की आंखों में डर था, पर जिद पक्की थी, मजबूरी थी। बाप और बेटे ने पुराने मफलर लपेटे और बाहर की जानलेवा ठंड में कदम रख दिया। काला जंगल गांव और शहर के बीच 3 कोस की एक ऐसी भयानक खाई थी जिसे दिन में भी लोग पार करने से कतराते थे। जैसे ही उन्होंने जंगल में पहला कदम रखा, तापमान और गिर गया। सन्नाटा ऐसा था कि सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। अचानक हवा के झोंकों के बीच एक आवाज आई, पिताजी, रुकिए, मुझे डर लग रहा है। महेश के कदम ठिठक गए। यह रिया की आवाज थी। रुको रिया, तुम पीछे क्यों आई? महेश मुड़ने ही वाला था कि अर्जुन ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। पापा, पीछे मत देखना। रिया घर पर है। यह छलावा है। दादी कहती थी जंगल अपनों की आवाज में बुलाता है। अगर मुड़े तो रास्ता भटक जाएंगे। महेश का पसीना छूट गया। आवाज अब और पास आ गई, बिल्कुल कान के पास फुसफुसाहट। पिताजी, मुझे ठंड लग रही है, मुझे साथ ले चलो। तेज चलो अर्जुन, बस जमीन पर नजर रखो। करीब 1 घंटे के भयानक सफर के बाद घने कोहरे के बीच उन्हें एक पीली मध्यम रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर देखा कि एक पुरानी और जर्जर चाय की टपरी थी। इस वीराने में टपरी, यह नामुमकिन था। वहां एक बूढ़ा आदमी खामोशी से केतली में चाय खौला रहा था। उसके पास बेंच पर 2 लोग बैठे थे जिनके चेहरे अंधेरे में थे। इतनी रात को मुसाफिर, रास्ता भटक गए या मौत को ढूंढ रहे हो? बूढ़े चाय वाले की आवाज में एक अजीब खनक थी। रास्ता नहीं भटके बाबा, शहर जा रहे हैं। पत्नी की जान खतरे में है जी। अमावस की रात, बीमारी का बहाना और मौत का सफर। एक कप चाय पियोगे? ये खून, मेरा मतलब शरीर गर्म कर देगी। अर्जुन ने देखा कि वहां बैठे 2 ग्राहकों के पैरों की तरफ जमीन पर कोई परछाई नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़का। नहीं बाबा, हमें जल्दी है। जाओ, पर याद रखना, आगे काला जंगल का दिल है। वहां अगर किसी ने पुकारा तो जवाब मत देना। और हाँ, जो चीज तुम्हारी है जरूरी नहीं कि वो वापसी में भी तुम्हारे साथ रहे। बूढ़े ने रहस्यमयी चेतावनी दी। महेश और अर्जुन वहां से लगभग भागते हुए निकले। रास्ता अजीब होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। एक विशाल पीपल का पेड़ तीसरी बार उनके सामने आया। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और पेड़ के तने पर एक निशान बनाने के लिए वार किया, लेकिन लकड़ी कटने की आवाज नहीं आई, बल्कि एक दर्दनाक चीख गूंजी। जैसे किसी इंसान के शरीर पर वार किया गया हो।
दरार से लाल रंग का गाढ़ा तरल रिसने लगा। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे बिना एक पल गंवाए वहां से भाग खड़े हुए। जंगल खत्म हुआ और शहर की बिजली के खंभों ने उन्हें थोड़ी राहत दी। पूरा बाजार बंद था। बस जीवन मेडिकल स्टोर का शटर आधा खुला था। दुकानदार ने उन्हें भूत देखने जैसी नजरों से देखा। तुम लोग काला जंगल के रास्ते से आए हो? आज अमावस को पत्नी बहुत बीमार है। रास्ते में एक चाय की टपरी मिली थी, वहां थोड़ा रुके थे। बकवास कर रहे हो? उस रास्ते पर 20 साल पहले एक टपरी हुआ करती थी। एक रात डकैतों ने उसे आग लगा दी थी। सब जलकर मर गए थे। वहां अब सिर्फ राख का ढेर है। महेश और अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन हमने आग देखी, चाय की महक आ रही थी। तुमने इंसानों को नहीं, भटकती रूहों को देखा है। खुशकिस्मत हो जो जिंदा आ गए। पर एक बात याद रखना, जंगल अपना टैक्स वसूलता है। वापसी में रुकना मत, चाहे जो हो जाए। वापसी का सफर और भी भयानक था। महेश की जेब में दवाई थी जो सुमित्रा की जिंदगी थी, लेकिन दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया था। जंगल में घुसते ही इस बार कोहरा खून के रंग जैसा लाल लगने लगा। तभी वही रोशनी फिर दिखी, वही टपरी। लेकिन इस बार नजारा अलग था। जो लोग वहां चुपचाप बैठे थे अब वो खड़े थे और उनकी गर्दनें अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। दवाई तो मिल गई मुसाफिर, पर कीमत कौन चुकाएगा? मुझे तुम्हारे बेटे की जवानी चाहिए। अचानक अर्जुन के पैर जम गए। उसे लगा जैसे जमीन के नीचे से सैकड़ों हाथों ने उसे जकड़ लिया है। पापा, मैं हिल नहीं पा रहा हूं। महेश ने देखा कि टपरी की तरफ से काला धुआं उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने पूरी ताकत से अर्जुन को खींचा और पागलों की तरह दौड़ा। पीछे से हंसने और चीखने की डरावनी आवाजें आ रही थीं। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक जंगल खत्म नहीं हो गया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर दोनों बदहवास होकर गिर पड़े। सुमित्रा और रिया जाग रही थीं। दरवाजा खुलते ही वे लिपट गए। दवाई ले आए? तुम ठीक तो हो? हाँ, बस एक बुरा सपना था सुमित्रा। जान बच गई थी। सुमित्रा ने दवाई खाई और बुखार उतरने लगा। माहौल थोड़ा शांत हुआ। तभी रिया की नजर दीवार पर पड़ी और वो चीख पड़ी। पापा, आपकी आपकी परछाई कहाँ है? कमरे में सन्नाटा छा गया। लैंप की रोशनी में सुमित्रा और रिया की परछाई दीवार पर साफ दिख रही थी। लेकिन महेश और अर्जुन जहां खड़े थे वहां जमीन खाली थी। रोशनी उनके शरीर के आर पार जा रही थी, जैसे वे कांच के बने हों। महेश ने अपने हाथ देखे, वे असली लग रहे थे। लेकिन परछाई का न होना इस बात का सबूत था कि काला जंगल ने अपना हिस्सा ले लिया था। दुकानदार की बात सच निकली थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अभी वे इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि दरवाजे पर फिर से जोरदार दस्तक हुई। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, बिल्कुल महेश जैसी, पर उसमें एक अजीब सी गूंज थी। सुमित्रा, दरवाजा खोलो। मैं और अर्जुन दवाई लेकर आ गए हैं। बहुत ठंड है बाहर। कमरे के अंदर मौजूद छायाहीन महेश और अर्जुन का खून जम गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। अगर असली महेश और अर्जुन अंदर हैं, तो बाहर दवाई लेकर कौन आया है? या फिर जो अंदर आए हैं, क्या वे सच में इंसान हैं? भैरवपुर की उस रात अमावस कभी खत्म नहीं हुई।